हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं। और बच्चों, आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास, नेपोलियन बोनापार्ट एक विजेता। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में नेपोलियन के बारे में हम लोग नेपोलियन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, लेट्स क्रैक इट। बच्चों, डायरेक्ट आएंगे हम लोग क्लास पर, ठीक है, सीधे क्लास पर आ रहे हैं। और हम लोग आज बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो हमने आपको बताया कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इटली में पहुंचता है। और इटली में पहुंचने के बाद नेपोलियन स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि जब वो इटली में पहुंचा तो जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया था कि वाकई में कोई आया है। और नेपोलियन ने फ्रांस के सैनिकों से कहा कि सैनिकों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 3 साल से आप भूखे नंगे और बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और नेपोलियन इतना बढ़िया वक्ता था जो उसने बुलेटिन जारी किया। उस बुलेटिन में उसने कहा कि अगर आप तैयार होते हैं, कल आप इटली पर हमला करते हैं, तो कल इटली के कई बेहतरीन नगरों पर आपका कब्जा होगा और सारी सुविधाएं आपके पास होंगी। आपको खाना भी मिलेगा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको कपड़ा भी मिलेगा और बहुत सी सहूलतें मिलेंगी। यकीन मानिए, उसकी बातों का जो असर था वो फ्रांस की सेना पर ऐसे हुआ जैसे कि एक, कह सकते बच्चों की नींद से जागने वाली से एक बिजली सी शरीर के अंदर दौड़ गई फ्रांस के सैनिकों ने। और फिर आपको मैं बता दूं कि उस समय फ्रांस की सेना में 49,000 सैनिक थे, जबकि ऑस्ट्रिया की जो सेना थी वो 52,000 थी। लेकिन ऑस्ट्रिया की जो सेना थी ना बच्चों, वो इधर उधर बटी हुई थी। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर हमला कर दिया। सबसे बड़ी चीज है बच्चों कि आपको मैं बता दूं कि आल्प्स पर्वत को पार करने वाला दुनिया का पहला इंसान नेपोलियन बोनापार्ट था। एक जिद का दूसरा जो नाम है वो नेपोलियन बोनापार्ट है। यकीन मानिए मेरी बात का, जिद का दूसरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। कहा जाता है कि जब आल्प्स पर्वत के पास वो अपने सैनिकों के पास पहुंचता है तो एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है और कहती है कि इस पर्वत को आज तक इतिहास में कोई लांघ नहीं पाया। तू जो भी है, तुम जो भी हो, वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक माला जो है, एक माला उस बूढ़ी औरत को देते हुए कहा था कि माँ, इस माले को रख लेना, मैं पार भी करूंगा और मैं वापस आऊंगा। तो आल्प्स पर्वत को पहली बार दुनिया में पार करने वाला वो व्यक्ति जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। यकीन मानिए, आल्प्स को पार करते हुए नेपोलियन की सेना जो है वो इटली के अंदर दाखिल हो गई। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया जो है, जो कि इटली का एक प्रांत था, डोगी नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट ने पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की संयुक्त सेना को, है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि डोगी नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट ने पराजित कर दिया। यकीन मानिए, ये 3 सालों से फ्रांस की जो सेना थी वो इटली में इंतजार कर रही थी सही समय का। लेकिन वास्तव में बच्चों, सच्चाई तो ये है कि सही समय
कभी नहीं आता। जिस दिन आप शुरुआत करते हैं वही समय सही माना जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहां पर बच्चों हम नेपोलियन बोनापार्ट पर आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लिखेंगे कि नेपोलियन फ्रांस की सेना के लिए इटली में एक आशा की किरण बन के आया। आशा की किरण बन के आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बता ही चुका हूं आशा की किरण कैसे था। सबसे जरूरी बात है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर बहुत सी खूबियां थी, लेकिन जो खूबी, जो विशेषता एक विजेता में होती है वो ये होती है कि एक विजेता जो होता है वो रिस्क लेता है। मैंने बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि जंगल का राजा शेर इसलिए नहीं होता कि शेर उसका नाम है, शेर जंगल में सबसे शक्तिशाली होता है और वो रिस्क लेता है। कहा जाता है कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच घुसकर डोगी नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। डोगी नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। ठीक है। कहा जाता है कि सार्डिनिया उस समय इटली का बहुत ही शक्तिशाली प्रांत था, लेकिन सार्डिनिया को नेपोलियन से संधि करनी पड़ी और नीस और सिवाय, ये छोटे छोटे आइलैंड थे जो नेपोलियन बोनापार्ट को देना पड़ा ऑस्ट्रिया को, और नेपोलियन ने नीस और सिवाय को फ्रांस के नाम कर दिया। यकीन मानिए जिस समय फ्रांस जो है एक अदद विजय के लिए तरस रहा था यूरोप में, यूरोप के सारे देशों ने फ्रांस को घेरा हुआ था। जिस समय फ्रांस भूख और सूखे से तरसा, भूख और सूखे के बीच, भूख और सूखे से घिरा हुआ था, उस समय नीस और सिवाय नाम का जो क्षेत्र है वो विजय के रूप में फ्रांस से जुड़ा। सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान को जिंदा रखने के लिए बच्चों जो चीज सबसे जरूरी है, रोटी कपड़ा के साथ साथ वो हौसला भी है। तो हम लिखेंगे कि इटली का सार्डिनिया राज्य फ्रांस से समझौता कर लिया या संधि कर लिया
ठीक है। बदले में सार्डिनिया ने नीस तथा सिवाय प्रांत फ्रांस को दे दिया। इंसान वही जिसके ख्वाबों में जान होती है, इंसान वही जिसके ख्वाबों में जान होती है, पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। यकीन मानिए जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली में आया था तो जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने यही कहा कि फ्रांस के संचालकों ने ये क्या किया। एक पतले दुबले इंसान को, छोटे कद के एक पतले दुबले इंसान को सेनापति बनाकर इटली में भेज दिया। बड़ा उन लोगों को अफसोस हुआ, उन लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि इंसान पतला दुबला हो, इंसान नाटा या लंबा हो, इंसान पतला दुबला हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं। सबसे बड़ा जो पैमाना होता है बच्चों वो काबिलियत होता है, और नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर ये काबिलियत कूट कूट कर भरी थी। वो एक सेनानायक ही नहीं था बल्कि एक राजा का भी सारा गुण उसके अंदर मौजूद था। तो कहीं ना कहीं से उसने इस विजय के द्वारा फ्रांस को जो तोहफा दिया वो लाजवाब था। अभी तो बच्चों शुरुआत है, अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। कहा जाता है कि इस युद्ध में इटली के सैनिकों को जो उत्साह मिला, जो हौसला मिला, 3 साल से एक जगह पड़े पड़े जो उनकी हालत हो गई थी, यकीन मानिए जब नए शहरों में वो गए, भरपेट भोजन मिला, पहनने के लिए कपड़ा मिला, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें हौसला मिला। इंसान के अंदर सबसे जरूरी चीज होता है बच्चों कॉन्फिडेंस। यही वो चीज है जो उसको आगे ईश्वर की दया से उसे मंजिल तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये चीज कहा जाता है कि यह विजय शानदार थी, और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस विजय को अकेले सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि अपने सैनिकों के साथ सेलिब्रेट किया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे प्यारे सैनिकों, है ना, आपने 15 दिन के अंदर 6 विजय हासिल की और 55 तोपों और कई किलों पर अधिकार कर लिया। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी सफलता है और आप इसके हकदार हैं। यकीन मानिए एक टीम लीडर जो होता है वो कभी भी किसी भी सफलता का पूरा श्रेय स्वयं नहीं लेता बल्कि अपने साथियों के साथ उस पूरे श्रेय को एक्सेप्ट करता है। यकीन मानिए कभी कभी बच्चों में देखा करता था, जैसे टीम इंडिया जब हमारी उस वक्त जब वर्ल्ड कप हो रहा था और जब हमारी टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, आई होप ये वर्ल्ड कप जीता था हमारी टीम ने। तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर जो है खेल रहे थे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और बेहतरीन जो हमारे जो टीम के मेंबर्स थे। तो जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो मैं देख रहा था कि सचिन कहाँ है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, उनको तो आगे होना चाहिए, एकदम फ्रंट पे होना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे प्रभावशाली सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारी टीम का जो है वो यही है। समझ में आ गया बच्चों? तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने देखा, गौर किया, तो मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर को मैंने सबसे लास्ट में पाया, पीछे खड़ा हुआ पाया। यकीन मानो बच्चों, और मतलब बड़प्पन की जो निशानी है ये यही होती है कि एक बड़ा जो इंसान होता है वो कभी भी सामने आकर वाहवाही नहीं करता बल्कि शांत खड़ा रहता। किसी ने लिखा है कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं जो लोग बड़े होते हैं,
वो लोग बड़े होते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो लोग बड़े होते हैं। तो बच्चों यही चीज है कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर ये बड़प्पन भी शामिल था कि इस विजय का श्रेय उसने अपनी पूरी सेना को दिया, अपनी पूरी टीम को दिया। और यकीन मानिए फ्रांस की वो सेना जो बिल्कुल मुरझा सी गई थी, इटली के नगरों को पाने के बाद, भोजन पानी करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, एक विजय जो होता है, एक विक्ट्री जो होती है, उसका जो एहसास होता है, यकीन मानो जिस दिन आप आईएएस को क्रैक करेंगे, जिस दिन आईएएस का जो ताज है आपके सिर पे सजाया जाएगा बच्चों, जिस दिन जिले के आप डीएम बनाए जाएंगे, यकीन मानो ये जो सफलता का स्वाद है, जो एक बार चख ले तो बार बार इस सफलता के स्वाद को चखना चाहता है। यकीन मानिए नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा दिया था जो पत्थर के सीने को भी चाक करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आई इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग एक लाइन लिखेंगे नेपोलियन के व्यक्तित्व के बारे में बच्चों। यहाँ पर एक लाइन हम लोग नोट करेंगे कि ये जो विजय थी ये बहुत बड़ी विजय थी। इतने सालों के बाद इटली में ये फ्रांस के सैनिकों की बहुत बड़ी विजय थी। तो आगे हम लोग इसको मिटा दिया जाए और लिखेंगे और प्रिय विद्यार्थियों आप सबको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर 1 मिनट का हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इसमें आपको ये बताने जा रहे हैं कि कल से आप लोगों की जो क्लास है मतलब हम लोगों की क्लास अब आज से हम लोगों की जो क्लास है बच्चों ये अनअकैडमी के ऐप पे शुरू होने जा रही है। आप ध्यान दीजिए 29, 30 और 31 दिसंबर को हम लोगों की क्लास अनअकैडमी के ऐप पे होगी। बहुत दिनों से आप कह भी रहे हैं कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, हम लोगों के सामने आइए। तो बहुत बच्चों के कहने पर मैंने सोचा कि चलिए इस महीने के 3 दिन जो है हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे बच्चों। तो लाइव क्लास जो है अनअकैडमी के ऐप पर शुरू होने जा रही है 29, 30 और 31 दिसंबर को। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान देना है। आप देख लीजिए हम लोगों की जो लाइव क्लास है वो अनअकैडमी के ऐप पर शुरू होने जा रही है। आप देखिए ये क्लास जो है हम लोगों की 29 तारीख, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये 3 दिन हम लोग जो है वो क्लास लेने जा रहे हैं अनअकैडमी के ऐप पर। और बच्चों आप सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप भारी संख्या में क्लास में आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए, अपने साथियों को लेके आइए और इस क्लास को शेयर भी करिए। आप बताइए कि लाइव क्लास होनी है। और आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो विश्व इतिहास से है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का आधारीकरण, ये दोनों ही टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगाइए। और इन दोनों ही टॉपिक को हम लोग 3 दिनों में समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस तरह नए साल से पहले ही 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को अनअकैडमी के ऐप पर आना है। आपको तैयार रहना है इसके लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में एक महान विजय हासिल करके फ्रांस की जनता और अपनी सेना दोनों का विश्वास जीत लिया।
दोनों का विश्वास जीत लिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इटली में नेपोलियन की सबसे जो कठिन लड़ाई थी वो लोदी का पुल कहा जाता है। लोदी का पुल का युद्ध, जिसमें मतलब ऑस्ट्रिया के सैनिकों से डायरेक्ट उसकी भिड़ंत हुई। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में सबसे क्रिटिकल लड़ाई जो लड़ी थी वो लोदी के पुल पर लड़ी थी, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट ने लिखा है कि लोदी का पुल की विजय, उसने फ्रांस में लिखा था, उसने फ्रांस के संचालक मंडल को लिखा था कि लोदी के पुल का विजय मेरे जीवन का सबसे खास विजय है और ये मेरी सैनिकों की जीत है। तो हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। आज हम लोग इटली विजय पर बात कर रहे हैं बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की इटली विजय। तो हम लोग लिखेंगे कि नेपोलियन ने इटली में लोदी का पुल विजय को अपने जीवन का सबसे खास विजय कहा है। सबसे महत्वपूर्ण विजय कहा है। सबसे महत्वपूर्ण विजय कहा है। नोट कर लीजिए बच्चों, लिख लीजिएगा। और यकीन मानिए एक के बाद एक इटली के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, चाहे वो मिलान हो, चाहे वो वेनिस हो, चाहे वो सार्डिनिया राज्य हो, एक एक करके इटली के सारे जो बड़े बड़े नगर थे वो नेपोलियन के सामने घुटने टेकते गए और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में ऑस्ट्रिया को बड़ी ही जबरदस्त पराजय दी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि एक एक करके इटली के सभी बड़े शहर उसके सामने घुटने टेकते चले गए। ठीक है, एक एक, जैसे कि वेनिस है, जैसे मिलान है, फ्लोरेंस है, जैसे कि जो है सार्डिनिया राज्य है, एक एक करके सारे इटली के शहर उसके सामने घुटने टेकते चले गए। और यकीन मानिए, कहा जाता है कि जब कई सालों से सूखा पड़ा हो और पानी की एक बूंद कहीं से आ जाए और उस पानी की एक बूंद की जो कीमत होती है, आप उसका अंदाज़ा नेपोलियन बोनापार्ट की इस शानदार विजय से लगा सकते हैं। यकीन मानिए, फ्रांस इतने ज़्यादा मुसीबत में था क्योंकि फ्रांस में जिन लोगों ने क्रांति की थी उन्हें इस बात को साबित करने में कठिनाई हो रही थी कि क्रांति अच्छी है या फ्रांस का पुराना राजतंत्र अच्छा था, क्योंकि फ्रांस के हालात इतने ख़राब थे कि लोगों को ये भी लगने लगा कि शायद जो है पुराना राजतंत्र ही अच्छा था। इसको साबित करने के लिए संचालक मंडल लगातार कोशिश कर रहा था। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों ने फ्रांस की जनता का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं से उसकी जो विजय है
ये फ्रांस की जनता का ध्यान बटाने के लिए काफ़ी थी। तो देखा आप लोगों ने। अब एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि इटली, आपको पता ही है कि पोप के साम्राज्य के लिए भी जाना जाता है। एक मसला था कि जो पोप ईसाई धर्म का जो सबसे प्रमुख होता है, धर्मगुरु होता है, उसके राज्य भी थे वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो सिर्फ एक सेनापति ही नहीं था, बल्कि एक राजा के सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। कहा जाता है कि संचालक मंडल जो है वो बड़ा उहापोह में था कि क्या किया जाए, क्योंकि संचालक मंडल फ्रांस की जो सरकार थी वो चाहती थी कि पोप के राज्यों को भी जीत लिया जाए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने उनकी नहीं सुनी। वो जानता था कि पोप पर विजय का मतलब है पूरे यूरोप के कैथोलिक वर्ग से नाराजगी, और नेपोलियन बोनापार्ट कैथोलिक वर्ग से नाराजगी नहीं लेना चाहता। वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बड़ा, उसका मामला अलग था। वो कहता था कि मैं समय के हिसाब, मैंने लिखा है ना बेटा शुरू में, वो कहता था कि मैं, शुरू की लाइन आप देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बोला है कि मैं एक समय में लोमड़ी हूँ और एक समय में शेर हूँ। यकीन मानिए उसका यही मसला था कि उसने पोप के राज्यों से चाहता, पोप के राज्यों को विजित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने बड़ा ही समझदारी भरा कदम उठाया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति ही नहीं, बल्कि एक राजा के सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों लिखेंगे यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि पोप के राज्यों पर विजय को लेके नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस प्रकार के व्यक्तित्व का परिचय दिया, वो इस बात की दलील है कि उसके अंदर एक राजा के सभी गुण विद्यमान थे। क्योंकि जहां संचालक मंडल कह रहा था कि पोप के राज्यों को जीत लिया जाए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने यह सोचकर पोप के राज्यों पे हमला नहीं किया कि पोप के राज्यों को हराना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कैथोलिक संप्रदाय के लोग हैं, सीधे उनकी लड़ाई जो है वो फ्रांस के साथ हो जाएगी, और ये करना कठिन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप पर हमला नहीं किया, बल्कि समय का इंतज़ार किया। जैसे ही पोप ने संधि का प्रस्ताव रखा, उसने संधि कर ली। संधि में ये था कि पोप ने बहुत सारी चीज़ें नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी तरफ से गिफ्ट की। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे कि इटली में पोप के राज्यों पर आक्रमण को लेकर जिस प्रकार का निर्णय नेपोलियन ने लिया था, ये साबित करता है कि उसके अंदर, उसके भीतर एक सेनापति के अतिरिक्त राजा के गुण भी विद्यमान थे। राजा के गुण भी विद्यमान थे। बच्चों ये चीज मैंने आपको बता दिया ना कि इटली के ज्यादातर राज्य उसके कब्जे में आ गए थे। पोप का भी राज्य था, और पोप जो है धार्मिक शक्ति था। यहां पर एक मसला है कि वो चाहता तो पोप के राज्यों पर हमला कर सकता था, और फ्रांस का जो संचालक मंडल है वो यही चाहता था
कि हमला कर दो पोप के राज्यों पे, लेकिन उसने जिस तरह का डिसीजन, जिस तरह का वहां पे उसने दक्षता का परिचय दिया वो प्रशंसा के लायक है, क्योंकि उसने सोचा कि पोप के राज्यों को जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पोप एक आस्था का विषय है, उसके राज्य आस्था का विषय है। अगर वो पोप के राज्यों पे हमला करता है तो पूरे यूरोप के कैथोलिक चर्च से उसकी लड़ाई हो जाएगी, और ये नेपोलियन बोनापार्ट के लिए और फ्रांस के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए उसने पोप के साथ संधि कर ली। जब पोप ने कहा कि भाई हम आपसे संधि करना चाहते हैं, तो उसने पोप से संधि कर ली और पोप के राज्यों को उसने क्षति नहीं पहुंचाया। कहने का मतलब कि इस तरह की जो दक्षता होती है वो एक सेनापति में नहीं पाई जाती, बल्कि एक राजा में पाई जाती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट में सेनापति के अतिरिक्त एक राजा का गुण भी विद्यमान था। इस प्रश्न पर चर्चा करिए तो आप ये सारे जो कोटेशंस हैं वो दे सकते हैं। अब बच्चों ये है कि ये जो क्लास में ले रहा हूँ, ये क्लास जो है मतलब पूरा डिटेल है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसके डिसीजंस के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको जवाब देना है, और कभी मौका मिला तो मैं कुछ क्लासेस इस पर भी ले लूँगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से मेंस में आते हैं, उस पर भी मैं क्लास ले लूँगा और आपको फ्रेमिंग करना सिखा दूंगा कि कैसे फ्रेमिंग किया जाता है। तो ये चीज़ हो गई, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब जो पोप के साथ संधि, चूंकि हम लोग ना हर पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान देना है कि हम हर पॉइंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम कोई पॉइंट यहां छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट वे में पढ़ा रहे हैं, नहीं, पूरा हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले आप एक बार इसको समझ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, अवसर मिला तो। चलिए, तो अब यहां पर पोप के साथ जब शर्तें हुई ना, अच्छा नेपोलियन बोनापार्ट का जो तरीका था वो बड़ा गजब का था यार। वो कौन सा दुनिया का बादशाह था, राजा था, जो किसी शहर पे हमला करता था तो उस शहर से सोने चांदी और हीरे जवाहरात नहीं लूटता था, बल्कि उस शहर की लाइब्रेरियों से किताबें लूट लिया करता था। वो कौन सा दुनिया का बादशाह था जो किताबों का लुटेरा था, जो कलाकृतियों का लुटेरा था, जो संस्कृति का लुटेरा था? रियली में ये नेपोलियन बोनापार्ट था। कहा जाता है कि जब इसने इटली पर हमला किया तो इटली के शहरों में जहां जहां बेहतरीन कलाकृतियां थी, बेहतरीन पुस्तकें थी, वो सब उसने वहां से उठा लिया, यकीन मानिए। और फ्रांस की जो लाइब्रेरियां थी वो इटली की बेहतरीन किताबों से भरती गई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती किताबें होती हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जहां भी हमला करता था वहां से लाइब्रेरियों से किताबें उठा लिया करता था और फ्रांस को भेज दिया करता था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि उसे पता था कि इटली प्राचीन काल में एक महान साम्राज्य था, और वास्तव में अगर फ्रांस के लोग उस साम्राज्य से जुड़ी हुई अच्छी बातों को जानेंगे तो जरूर हमारे देश का विकास होगा। तो कहा जाता है कि उसने जब पोप से संधि की तो पोप से कहा उसने कि मुझे आपसे सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इटली की प्राचीन किताबें भेंट करिए। तो कहा जाता है कि तकरीबन 500 पांडुलिपियां, 100 कलाकृतियां जो है वो उसने पोप से मांगी थी कि मुझे इटली की प्राचीन और जो दुर्लभ कलाकृतियां हैं वो मुझे दे दीजिए। तो यहां पर एक लाइन और लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जब भी किसी शहर पर आक्रमण करता था तो वहां से प्राचीन पुस्तकें
और कलाकृतियां। ले लिया करता था, उठवा लिया करता था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया के किस बादशाह को, किस शासक को किताबों का लुटेरा कहा जाता है, वो नेपोलियन बोनापार्ट था। क्योंकि यकीन मानिए नेपोलियन बोनापार्ट ये चीज़ जानता था कि किसी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करना हो तो कुछ नहीं, वहाँ की लाइब्रेरियों में आग लगा दीजिए, वहाँ से किताबें निकाल दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर मेन जो पर्पस ये था कि वो ये चाहता था कि जो प्राचीन इटली का जो महान साम्राज्य था, प्राचीन रोमन साम्राज्य था, उससे जुड़ी हुई सारी जो किताबें हैं वो चाहता था कि फ्रांस के लोग पढ़ें और उससे सीखें, शिक्षा लें, फ्रांस का विकास हो। तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। प्राचीन पुस्तकें और कलाकृतियाँ उठा लिया करता था, उठवा लिया करता था। ये चीज़ें नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी खासियत है। तो यहाँ पर भी जब उसने पोप के साथ संधि की तो उसने काफ़ी चीज़ें जो है वो हायर कर दी। कहा जाता है कि उसने तकरीबन 500 पांडुलिपियाँ और 100 तस्वीरें, कलाकृतियाँ प्राप्त की थी। तो हम लोग लिखेंगे, इसको मिटाएंगे और लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल मतलब ये है कि एक विस्तृत अध्ययन विश्व के इतिहास का। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग वगैरह से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक नेपोलियन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक उसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप मेंस के क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं करा भी दूं तो वो चीज रटने वाली चीज हो जाएगी। इसलिए एक बार बृहद स्तर पर विश्व के इतिहास का अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसकी फ्रेमिंग कैसे करते हैं। चलिए आगे लिखेंगे कि यही कारण था कि जब नेपोलियन ने पोप के साथ संधि की तो उसने पोप से 500 पांडुलिपियां, पांडुलिपि समझ रहे हैं ना, जिस पर पुराने जमाने का इतिहास लिखा जाता था, तथा 100 कलाकृतियों को प्राप्त किया। कहा जाता है कि एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या दे सकता है? जी हाँ, एजुकेशन, विद्या, इल्म। नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि फ्रांस के नागरिक इन कलाकृतियों को देखें, फ्रांस के नागरिक इन पांडुलिपियों से कुछ चीज़ों को जानकारी हासिल करें, या जो दुर्लभ किताबें थीं वो सब कुछ वो फ्रांस के लिए ले जाना चाहता था। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अभी हम लोगों की जो क्लास है वो नेपोलियन बोनापार्ट के इटली विजय पर आधारित है कि इटली में उसने कैसे विजय प्राप्त की और उससे जुड़ी हुई क्या खास बातें थी।
और यकीन मानिए ये पहला अवसर था जब फ्रांस के झंडे एड्रियाटिक, इटली में एड्रियाटिक जो क्षेत्र थे वहाँ पर फहरा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी बच्चों। कहा जाता है कि 7 अप्रैल 1797 को, है ना, उसकी जो सेना थी वो लियोबेन पहुंच गई। जी हाँ, लियोबेन कहा जाता है कि यहाँ से ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वियना, वो केवल 100 मील की दूरी पर थी। मतलब वो इतना ऑस्ट्रिया को पराजित करता हुआ बिल्कुल ऑस्ट्रिया की राजधानी के एकदम करीब पहुंच चुका था। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया की जो विजय थी वो अब नाम मात्र की दास्तान रह गई थी। वो लियोबेन जो है 7 अप्रैल सन 1797 को नेपोलियन बोनापार्ट की सेना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से मात्र 100 मील की दूरी पर मौजूद थी। और ये था कि ऑस्ट्रिया को जीतना एक कुछ समय की बात रह गई थी। लेकिन यहाँ पर भी नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया। यकीन मानिए उसने कई चीज़ों पर गौर किया। एक प्रश्न उठता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने आखिर ऑस्ट्रिया का विजय क्यों नहीं किया जबकि उसकी सेना ऑस्ट्रिया के बिल्कुल करीब जा चुकी थी। कहा जाता है कि 100 मील की दूरी पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट मात्र एक कठपुतली नहीं था, एक सेनापति नहीं था, एक सेनापति नहीं था। हम कहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट एक कठपुतली व्यक्ति नहीं था और वो मात्र एक सेनापति ही नहीं था बल्कि एक राजा के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे। वो जानता था कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने का ये सही समय नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया एक संभ्रांत देश था। ऑस्ट्रिया में एक जानी मानी सरकार थी, एक महान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश वहाँ पे शासन कर रहा था और उसको मिटाना आसान नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी बच्चों की फ्रांस के हालात भी धीरे धीरे अब बिगड़ रहे थे। तीसरी चीज़ ये थी कि सेना भी लंबे समय से युद्ध करते करते थक चुकी थी। कहा जाता है कि फ्रांस की जो नौसेना थी उसकी भी क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया था। जी हाँ, कहा जाता है कि उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि करना उचित समझा और युद्ध को कुछ समय रोकना उचित समझा। तो कहा जाता है कि 18 अप्रैल सन 1797 को नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया की विजय के स्थान पर उससे संधि करना उचित समझा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर एक लाइन नोट कर लेंगे, लिख लेंगे इसके बारे में कि 18 अप्रैल सन 1797, 18 अप्रैल सन 1797 ईस्वी को फ्रांस की सेना नेपोलियन बोनापार्ट ने अठारह अप्रैल सन 1797 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया। ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया, ठीक है ना। यहां पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसकी सेना
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से मात्र 100 मील की दूरी पर थी। और उसने ऑस्ट्रिया की विजय के स्थान पर संधि को चुना। ऑस्ट्रिया के विजय के स्थान पर संधि को चुना। ठीक है ना। इसके पीछे भी नेपोलियन बोनापार्ट की राजनीतिक समझदारी को ठीक से जाना जा सकता है। इसको मिटाएंगे बच्चों हम लोग। लिखेंगे कि इसके पीछे भी नेपोलियन बोनापार्ट की राजनैतिक समझ को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। राजनैतिक समझ को समझा जा सकता है। ठीक है ना। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। क्योंकि एक प्रश्न उठता है ना कि आखिर 100 मील दूर था ऑस्ट्रिया, 100 मील दूर थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वो चाहता तो वियना को तबाह कर सकता था या ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर सकता था, लेकिन फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि वो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा समझदार था। उसको पता था कि वियना को बचा पाना या ऑस्ट्रिया को बचा पाना अभी फ्रांस के बस की बाहर की बात है, क्योंकि फ्रांस में न तो एक अच्छी सरकार है, न तो फ्रांस की सेना में अब दम बचा हुआ है, सब लोग थक गए हैं, बिल्कुल अब रेस्ट चाहते हैं। न तो नौसेना में इतनी शक्ति है, न तो यूरोप के बाकी राजवंशों का विरोध झेलने की शक्ति है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार था, इसलिए उसने वियना के साथ या ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली। उसे पता था कि ऑस्ट्रिया को अपने अधीन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। न तो फ्रांस की सरकार और न तो फ्रांस की सेना इसके लिए अभी तैयार थी।
ठीक है, न तो फ्रांस की सरकार और न ही फ्रांस की सेना इसके लिए तैयार थी। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब एक प्रश्न आता है, एक बात पैदा होती है कि आप पूछ सकते हैं कि सर इस पर सवाल क्या बनेगा इस टॉपिक से। तो नेपोलियन बोनापार्ट की इटली में विजयों को रेखांकित करिए, ये सवाल है। ये जितना भी कंटेंट मैंने लिखवाया है इस पर 2 प्रश्न बच्चों बनेंगे। ठीक है, और दोनों प्रश्नों का जवाब आप बखूबी दे सकते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट करिए। तो मैं कुछ प्रश्नों को आपको लिखवाता हूं कि इस पर क्या सवाल बेसिकली बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और इस पर ना प्रश्न देखा जाए कि आखिर इस टॉपिक पर क्या प्रश्न बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको नोट करना है, लिखने की कोशिश करिएगा अपने तरीके से और शेयर भी करिएगा टेलीग्राम पर। मान लीजिए यहां पे हम प्रश्न लिखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की इटली में विजयों को रेखांकित करिए। विजयों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये सवाल जैसे आप कह सकते हैं कि सर ये जो कंटेंट आपने लिखवाया है ये किसके रेफरेंस में लिखवाया है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की जो इटली में विजय हुई, जो उसकी जीत हुई, उसके रिगार्डिंग मैंने ये जो कंटेंट है वो आपको लिखवाए। दूसरा प्रश्न मान लीजिए क्या बनेगा। दूसरा सवाल प्रश्न पे हम बात करते हैं। एक प्रश्न और, नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक के साथ साथ राजा के गुण भी विद्यमान थे, समझाइए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये दोनों प्रश्नों को अगर आप चाहेंगे तो इस टॉपिक से लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इन दोनों सवालों का जवाब आप इसमें दे सकते हैं। 250 शब्दों में तो ईश्वर की दया से बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक ऐलान भी आपको देखना है कि अब जो है हम लोगों की क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पर होने वाली हैं, लाइव होंगी। आप वहाँ पर लाइव मुझसे मिलिए। आपके मन में अगर कोई बात है तो मुझे शेयर करिए। देखिए 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर यानी न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस के नाम से हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, ऐप पर दोनों मीटिंग में बच्चों क्लास होगी। क्लास की जो टाइमिंग है वो देख लीजिए, सुबह में 11 बजे से और शाम को 6:30 बजे से ऐप पर हम लोगों की क्लास होने जा रही है। इसलिए अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करिए। और ये भी जान लो बच्चों कि ये जो क्लासेस होंगी ये बिल्कुल फ्री होंगी, इसके लिए कोई भी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ये फ्री क्लासेस होंगी। और कैसे आप इसको करोगे तो कुछ नहीं करना है,
आप मेरा नाम सर्च करेंगे अनअकैडमी पर, मोहम्मद नदीम, ठीक है, सर्च करेंगे मोहम्मद नदीम और आगे लिखेंगे बच्चों स्पेशल क्लासेस। क्या लिखेंगे? स्पेशल क्लासेस। और उसके बाद तुरंत आप जो है मेरे क्लास पर क्लिक करके, तुरंत जो है लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप स्पेशल क्लासेस में जितनी क्लासेस हैं जो अगर आपको समझ में आता है कि ये क्लास हमें करनी चाहिए तो आप ज़रूर करिए, ठीक है, वो सब आपके लिए फ्री हैं। तो बच्चों यानी कल 29 दिसंबर से स्पेशल क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, आप सबको तैयार रहना है। चलिए तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, अगर आप एडमिशन ले के पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड की जगह MNUS को यूज़ करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। लाइक ज़रूर करना है बच्चों क्लास को, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए क्लास को, है ना, अपने दोस्तों तक, और बताइए स्पेशल क्लास के बारे में भी बताइए, शेयर ज़रूर, लाइक ज़रूर करिए। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए क्लास को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, ठीक है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।